ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं। जी मेरे पास भी मैसेज रिसीव हो गया है। ऑन कैंपस क्लासेस जो है वो ऑनलाइन होंगी, तो कल वाली हमारी जो ऑन कैंपस क्लास है सिटी कैंपस वो भी ऑनलाइन होगी। मैम इसकी टाइमिंग 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 6 to 9। मैम टाइमिंग चेंज कर लें अगर पॉसिबल है तो। टाइमिंग क्योंकि कल कजन की शादी है। 6 से 9 जी मैम बिल्कुल बताया था मैं आपको, मेरा भी अच्छा यही तो इशू है। टाइमिंग क्या रखें, आप बताएं क्या फीजिबल टाइमिंग है। यही मैम अगर यही वाली रख लें मैम जो आज चल रही। यही 3 to 6 रख लें 3 to 6 यस रख लें बिल्कुल। या 12 to 3 भी रख सकते हैं हम। 12 12 to से 3 यस रख लें मैम, वो भी या चलेगा। 9 से 12 भी रख सकते 6 बजे के बाद नहीं मैम, 6 बजे के शाम 6 बजे के बाद ना रखिएगा, शाम 6 बजे से पहले कोई भी टाइम आपको सूट करे वो रख लें। मैम 12 to 3 सही रहेगा। 12 to 3, हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ 12 to 12 to 3 या 3 सही रहेगा 9 to 12 कर लेते हैं, सुबह क्लास लेके फ्री हो जाएंगे। मैम। मैं कह रहा हूँ ना, शाम 6 बजे से पहले का कोई भी टाइम रख लें आप। 9 ठीक है, to और 12 फिर कर लेते आपको हैं, फिर सबके लिए फिजिबल होगा, सुबह क्लास लेके फ्री हो जाएंगे। वरना फिर बारिश का भी नहीं पता होता, लाइट का भी इशू होता है, ये कि हम फिर 9 से 12 फ्री हो जाएंगे। ठीक है ठीक है मैम मैम। फिर ठीक है, अगर लेट ज्वाइन करें तो कोई मसला तो नहीं होगा, क्योंकि आज मेहंदी है वहाँ पे, जाहिर सी बात है थोड़ा लेट हो जाएंगे, फिर 9 सुबह बजे लेट उठें। 9 कितना लेट उठोगे। चले वो कर लेंगे मैम, कोई मसला नहीं है, चले वो कर लेंगे। 9 to 12 सही है मैम। ठीक है चलो ठीक है। ओके जी थैंक यू। अच्छा जी अब हम क्या करते हैं। अच्छा हम कमिटमेंट पढ़ रहे थे जी क्लास, ये कोन ऑफ अनसर्टेनिटी क्लियर हो गई। इस कोन ऑफ अनसर्टेनिटी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई क्वेश्चन है कहीं, कोई स्पेसिफिक पॉइंट समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। जी क्लास कोई क्वेश्चन है। नो मैम। क्लियर है कोन ऑफ अनसर्टेनिटी क्या होती है, नैरो कब होती है, वाइड कब होती है, सब क्लियर है। ओके ठीक है। वी हैव सम chaotic डेवलपमेंट प्रोसेस। chaotic डेवलपमेंट प्रोसेस जो हमारी डेवलपमेंट में इश्यूज ला सकते हैं, लाइक जब हम प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो तो उसमें कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं या कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस को खराब कर सकते हैं। द कोन रिप्रेजेंट अनसर्टेनिटी दैट इज इनहेरेंट इवन इन वन वेल रन प्रोजेक्ट। Additional variability can arise from poorly run project, that is from avoidable chaos. Common examples of chaos are requirements that were not investigated. Let's suppose कोई ऐसी requirement है जिसको आपने investigate ही नहीं किया और अपने प्रोजेक्ट स्कोप में प्रॉपरली एड ऑन ही नहीं किया। लैक ऑफ एंड यूजर इन्वॉल्वमेंट इन रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन। जब आप रिक्वायरमेंट्स वैलिडेट कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन क्या होती है, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन ये होती है कि जो चीज कस्टमर ने कही वही चीज आपने डिजाइन की है या नहीं की, तो वो जो ट्रेसेबिलिटी होती है उसको हम वैलिडेशन कह रहे होते हैं कि जो रिक्वायरमेंट कस्टमर ने दी है वो वैलिडेट हो रही है, वो फुलफिल हो रही है आपकी एप्लीकेशन से या नहीं। सो उस फेज में आपका जो है वो एंड यूजर की इन्वॉल्वमेंट कम है या वो बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहा है या सही से आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा। poor design that lead to errors in code, आपके डिजाइन अप्रोच इज नॉट गुड जिसकी वजह से कोड में एरर्स आ रहे हैं। पुअर कोडिंग प्रैक्टिसेस, कोडिंग प्रैक्टिसेस जो आपने यूज की हैं, वेल गुड डिजाइन अप्रोच यूज नहीं की, कोडिंग प्रैक्टिसेस सही नहीं है, ठीक है, जो आप गुड लॉजिक आपने नहीं लगाई कोड में, ठीक है, एफिशिएंट कोड नहीं है आपका। इन एक्सपीरियंस पर्सनल, किसी भी लेवल पे चाहे वो मैनेजर हो, डेवलपर हो, कोडर हो, टेस्टर हो, एस्टिमेटर हो, एनालिस्ट हो, कोई भी इन एक्सपीरियंस हो। इनकम्प्लीट और अनस्किल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही प्रॉपर काम नहीं कर रही, अनस्किल्ड है या इनकम्प्लीट है, कुछ प्रोसेसेस को प्रॉपर फॉलो नहीं करवा पा रही, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करवा रही, प्रोसेसेस को कैसे फॉलो करना है, कुछ प्रॉब्लम आए तो कब क्या डिसीजन लेना है, अगर ये काम नहीं हो रहा तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्राइमा डोनर टीम मेंबर्स, प्राइमा डोनर का मतलब ये प्रॉब्लमेटिक टीम मेंबर्स, ऐसे टीम मेंबर्स जो हर हाल में प्रॉब्लम क्रिएट करें, ग्रुप में काम नहीं कर सकें, ईगो बहुत ज्यादा हो, ठीक है, अनस्किल्ड हो, दूसरों पे हमेशा रिलाई कर रहे हो, दूसरों
को जो है वो बार बार किसी चीज का रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके के प्रॉब्लमेटिक टीम मेंबर जो प्रॉब्लम, हर हाल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। अबेंडिंग प्लानिंग अंडर प्रेशर, अगर कोई मैनेजमेंट का प्रेशर है उसकी बेसिस पे आप अपने प्लान को चेंज कर रहे हो, डेलिबरेटली जानबूझ के प्लान को चेंज कर रहे हो। डेवलपर गोल्ड प्लेटिंग, अच्छा गोल्ड प्लेटिंग क्या होती है कि डेवलपर ने जो एक्चुअल काम करना था, कोई फीचर बनाना था, उसको लग रहा है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है या वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो उसने उस एक्चुअल फीचर को ठीक करने के बजाय और 2-3 एक्स्ट्रा फीचर्स डाल दिए, गोल्ड प्लेटिंग, जो जरूरत भी नहीं थी, जो कस्टमर को चाहिए भी नहीं थे, लेकिन बस वो एड ऑन कर दिए। तो कुछ लेवल तक गोल्ड प्लेटिंग इज ओके, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा गोल्ड प्लेटिंग करेंगे और सारा का सारा टाइम और फोकस गोल्ड प्लेटिंग में करेंगे, तो जो आपका एक्चुअल फीचर्स हैं उसकी डिलीवरी उससे अफेक्ट हो सकती है। लैक ऑफ ऑटोमेटेड सोर्स कोड कंट्रोल, अगर आप टूल्स का यूजेज बहुत कम कर रहे हैं, हर चीज मैन्युअली खुद ही कोड कर रहे हैं, तो उसकी बेसिस पे भी आपके प्रोजेक्ट में, प्रोसेसेस में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। टिप्स क्या है इसके लिए? डोंट एक्सपेक्ट बेटर एस्टिमेशन प्रोसेस अलोन टू प्रोवाइड मोर एक्यूरेट एस्टिमेट्स फॉर कैओटिक प्रोजेक्ट। अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें केओस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें आप एस्टिमेशन को इटसेल्फ अलोन एक ऐसा टूल कंसीडर नहीं कर सकते जो आपको एक्यूरेट एस्टिमेट दे, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में इटसेल्फ बहुत ज्यादा केओस हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। यू कैन नॉट एक्यूरेटली एस्टिमेट एन आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस। As a first step, fixing the chaos is more important than improving the estimate. अगर आपके प्रोजेक्ट में एस्टिमेट सही नहीं आ रहे और प्रोजेक्ट में इटसेल्फ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो एस्टिमेट को सही करने के बजाय आप अपने प्रोजेक्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, ताकि आपके एस्टिमेट्स भी करेक्ट होने लग जाए। अनस्टेबल रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइज ही नहीं हो रही। Requirement changes has often been reported as a common source of estimation problem. Requirements में बार बार चेंज हो रही है, जिसकी वजह से एस्टिमेशन में भी प्रॉब्लम आ रही होती है। अनस्टेबल रिक्वायरमेंट प्रेजेंट्स टू स्पेसिफिक एस्टिमेशन चैलेंजेस, जब आपकी रिक्वायरमेंट बार बार चेंज हो रही है, स्टेबल ही नहीं हो रही, फाइनलाइज ही नहीं हो पा रही, तो इसकी बेसिस में आपके पास 2 स्पेसिफिक चैलेंजेस होते हैं। वो कौन से होते हैं? The first challenge is that unstable requirements represent one specific flavor of project chaos. If requirements cannot be stabilized, the cone of uncertainty cannot be narrowed. Again वही चीज जो आप cone of uncertainty पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि requirements अगर बहुत ज्यादा change हो रही हैं, तो cone कभी भी narrow नहीं हो सकेगी, and estimation will remain high till the end of the project. The second challenge is that requirement changes are often not tracked. Requirement change तो हो गई, लेकिन आपने उसको ट्रैक ही नहीं किया, and the project is often not re-estimated when it should be. जब नई रिक्वायरमेंट आई, आपने उस रिक्वायरमेंट को अपने प्लान में कहीं ऐड नहीं किया, ट्रैकिंग नहीं की कि जो नई रिक्वायरमेंट आई है उसको कहीं हमने एडजस्ट किया या नहीं किया, और उसकी वजह से हमने अपने प्रोजेक्ट को री एस्टिमेट भी नहीं किया। Tips for unstable requirements क्या है? To deal with unstable requirements, consider project control strategies instead of or an addition to estimation strategy. Again, अगर आपके पास unstable requirement बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जिसकी वजह से estimation सही नहीं हो पा रही, तो estimation को correct करने के बजाय अपनी project की strategies को इस तरीके से आप manage करें कि उन unstable requirements को आप कहीं जाके stable करें। Requirements growth, requirements बढ़ती ही चली जा रही हैं, ठीक है। एक फीचर बताया, उस पर काम स्टार्ट कर दिया, जिस फीचर में ये चीज भी ऐड होना, फिर ये चीज भी ऐड होना, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यूअसली ग्रो होती चली जा रही है। In order to estimate the effect of unstable requirements, you might consider simply incorporating an allowance for requirements growth, requirement changes और both in your estimate. वो कह रहे हैं क्योंकि अब requirement growth के chances हैं, तो आप अपने estimates में पहले से ही एक margin रखें requirement growth का या requirement changes का। मतलब आप प्लस करके कुछ एक्स्ट्रा बफर में टाइम रखें कि ये टाइम हम रिक्वायरमेंट ग्रोथ और रिक्वायरमेंट चेंजेस का रख रहे हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं। A cone of uncertainty that accounts for requirement growth will also be different than the previous cone. अगर रिक्वायरमेंट ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, तो फिर आपकी cone of uncertainty अगेन cloud of uncertainty बन जाएगी। NASA Software Engineering Lab uses the concept of requirement growth, which plans on a 40% increase in requirements. NASA Software Engineering की labs क्या कह रही हैं कि आप estimate करें कि हमारा जो actual plan है उसमें 40% margin हमें रखना होगा कि 40% और requirement change होंगी, तो उसको आप अपने estimate में पहले से ही schedule करें। A similar concept is used by COCOMO 2 estimated model, which includes the notion of requirements breakage. कोकोमो तो क्या कह रहा है? रिक्वायरमेंट ब्रेकेज, कि आप अपनी रिक्वायरमेंट को एक लेवल पे आके
उसको एक ब्रेकेज दे देंगे यहाँ पे आके, अब हम इसको फर्दर और इस चीज से रिलेटेड रिक्वायरमेंट नहीं कंसीडर करेंगे। ओमिटेड एक्टिविटीज, एस्टिमेशन में बहुत सारे एरर्स ओमिटेड एक्टिविटीज की वजह से भी आते हैं। ओमिटेड एक्टिविटीज मीन जो प्रोजेक्ट में तो इंक्लूड होती हैं लेकिन आप उनको अपने एस्टिमेट में ऐड करना भूल जाते हैं। लेट सपोज आपका अगर कॉस्ट है तो किसी चीज की डिलीवरी कॉस्ट, ठीक है, अगर आपने कस्टमर विजिट करना है तो कितना टाइम लगा, ठीक है। तो ये कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे पास प्रोजेक्ट में होती हैं इन्वॉल्व, लेकिन हम उसको अपने एस्टिमेट में ऐड ऑन करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से एस्टिमेट खराब हो जाते हैं। Omitted works can be fall into three categories: missing requirements, missing software development activities, missing non-software development activities। ये तीनों चीजों में से कुछ भी अगर आप मिस कर देते हैं, एक्चुअली ये चीज आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो रही होती है, वो टास्क को एक्टिविटी, लेकिन आप उसको अपने एस्टिमेट में ऐड करना भूल जाते हैं, ठीक है। फंक्शन एंड नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स कॉमनली मिसिंग फ्रॉम सॉफ्टवेयर एस्टिमेट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी है? सेटअप, इंस्टॉलेशन प्रोग्राम, अगर आपने कोई सेटअप चलाना है या इंस्टॉलेशन प्रोग्राम है उसकी एस्टिमेशन आपने की नहीं है। डाटा कन्वर्जन यूटिलिटी, लेट सपोज आपका डाटा किसी और डेटाबेस में था या प्रीवियस में था, अब आप वो दोबारा तो एंट्री नहीं करेंगे, आप उस डाटा को अपने नए सॉफ्टवेयर पे कन्वर्ट करेंगे, तो वो कन्वर्जन की जो यूटिलिटी एप्लीकेशन है उसकी इंस्टॉलेशन, उसका ना टाइम एफर्ट आपने नहीं लिखा। ग्लू कोड नीडेड टू यूज थर्ड पार्टी और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कोई एपीआई आपने यूज किया अपनी एप्लीकेशन में, तो उसके लिए जो कोड राइट डाउन कर रहा है उसको एस्टिमेट में शो नहीं किया। हेल्प सिस्टम डिप्लॉयमेंट मोड इंटरफेसेस विद एक्सटर्नल सिस्टम्स, कोई एक्सटर्नल सिस्टम है, कोई नए थर्ड पार्टी सिस्टम आपने यूज किया, तो उसके लिए इंटरफेस कैसे होगा, कैसे उसको आप अपने एप्लीकेशन से इंटीग्रेट करेंगे। तो ये यूजुअली वो रिक्वायरमेंट्स हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट एरिया, जो आप अपने एस्टिमेट में ऐड करना भूल जाते हैं, बट एक्चुअली प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एक्यूरेसी, इंटरऑपरेबिलिटी, मॉडिफाइबिलिटी, परफॉर्मेंस, पोर्टेबिलिटी, ये सारी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो ये हमें बता रहे होते हैं कि अगर ये सॉफ्टवेयर में है तो इट मीन्स के सॉफ्टवेयर में क्वालिटी है। और इसको अगेन ये क्या है? नॉन टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं। सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस हम कैसे चेक कर सकते हैं? थ्रू उसको रन करके, कि वो कितनी जल्दी, अगर मैंने एक बटन प्रेस किया तो वो कितनी जल्दी उसको नेक्स्ट पेज पे नेविगेट कर रहा है, अगर मैंने पे का बटन प्रेस किया, क्लिक किया, तो वो कितनी जल्दी मेरी ट्रांजेक्शन को प्रोसीड कर रहा है। सो दैट इज द परफॉर्मेंस। और ये एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जो ये कैसे पता चलेगा? हम इसको, क्योंकि सॉफ्टवेयर इटसेल्फ एक नॉन टेंजिबल ऑब्जेक्ट है, नॉन टेंजिबल मींस फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, चल रहा है तो हम उसको असिस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जिनको हम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कह रहे होते हैं। टिप्स फॉर ओमिटेड रिक्वायरमेंट्स: इंक्लूड टाइम इन योर एस्टिमेट्स फॉर ऑल रिक्वायरमेंट्स, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब के लिए अपने एस्टिमेट्स में टाइम ऐड करें। आप कोई भी चीज फ्री में नहीं कर रहे होते, और आपका एस्टिमेट हर चीज जो है वो शो करे जो उस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, ठीक है। लेट सपोज अगर आप कोई कस्टमर से कोई मीटिंग कर रहे हैं, कोई माइलस्टोन उनको दिखा रहे हैं, या कोई वर्कशॉप करवा रहे हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो लोगों को बुला रहे हैं, तो जो उसमें जो ओवरऑल कॉस्टिंग होगी, जो वो सब भी आप अपने एस्टिमेट में ऐड करें, क्योंकि जाहिर है वो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉस्ट है, तो उसको भी आपने उसके प्रोजेक्ट के कॉस्ट में ऐड ऑन करना है। अच्छा, कौन सी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ऐसी हैं जो हम मिस कर रहे होते हैं? रैंप अप टाइप फॉर न्यू टीम मेंबर्स, लेट सपोज कोई नया टीम मेंबर आया, अब उसको एक ऐसे टूल पे हम काम करें जिसको उसका आइडिया नहीं है, तो हमने किसी एक टीम मेंबर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप इनको इसकी जो है वो सारी चीजें समझा दें, एक छोटी सी ट्रेनिंग दे दें, तो उसका टाइम हमने एस्टिमेट में ऐड नहीं किया, जो कि अगेन एक टाइम है जो कि आपने कंसीडर करना है। मेंटरिंग ऑफ न्यू टीम मेंबर, कोई नया टीम मेंबर है उसकी मेंटरिंग किस तरीके से करनी है। इंस्टॉलेशन टाइम, कस्टमाइजेशन ऑफ योर एप्लीकेशन, पार्टिसिपेशन इन रिव्यू, अगर आप रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें भी सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें कितना टाइम लगा, उसमें आप कोई टी वगैरह अरेंज कर रहे हैं क्या है, तो उसकी भी कॉस्ट लगी, कितना टाइम लगा, कौन कौन इन्वॉल्व है। कोऑर्डिनेशन विद स्टेक होल्डर से कोऑर्डिनेट करना है तो कैसे करना है? थ्रू वॉइस कॉल करना है, साइट विजिट करना है, डिफेक्ट करेक्शन, कोई एरर आ गया है उसको करेक्ट करना है, तो ये सब चीजें आप जो एस्टिमेट में ऐड ऑन करना मैंडेटरी है, जो यूजुअली एस्टिमेटर्स भूल जाते हैं, जिसकी वजह से एस्टिमेट इनएक्यूरेट आते हैं। मेंटेनिंग द रिवीजन कंट्रोल सिस्टम, कोऑर्डिनेटिंग विद सब कॉन्ट्रैक्टर्स, कोई सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिसके थ्रू आप जो है वो कोई आउटसोर्स कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो उनसे कोऑर्डिनेट कैसे करना है, कौन कम्युनिकेट करेगा।
Include all necessary software development activities in your estimate, not just coding and testing. सिर्फ अपने estimate में जो main framework activities हैं वो तो add होंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो और software necessary development activities हैं आप उसको भी add on करें. Non software related activities क्या हैं? Vacations, company meetings, holidays, department meetings, sick days, setting up new workstation, training, installing new versions of tools and workstation, weekends, troubleshooting, hardware and software problems. तो ये सारी चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं होती, लेकिन एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर हो रही होती है, तो उसको भी हमें अपने एस्टिमेट में ऐड करना होता है. On projects that last longer than a few weeks, अगर आपके ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें बहुत लंबा टाइम है, लेट्स सपोज 8 मंथ या 1 ईयर का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टाइम है, तो उसमें आपने जो ओवरहेड टाइम दिया है, वेकेशंस दी हैं अपने जो है वो एम्प्लॉयज को, तो आप वो भी कंसीडर करें. ठीक है, 2 स्लाइड्स रह गई हैं. अनफाउंडेड ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था कि डेवलपर के एस्टिमेट ऑलरेडी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होती है. डेवलपर जो एस्टिमेट दे रहा होता है वो हमेशा बेस्ट केस ही होता है यूजुअली. सो आप उस चीज को और ज्यादा रिड्यूस ना करें क्योंकि वो ऑलरेडी बेस्ट केस दे रहा है. Microsoft Vice President Chris Peter observed that you never have to fear that estimates created by a developer will be too pessimistic because developer will always generate a too optimistic schedule. वो कह रहे हैं कि आप कभी भी अपने डेवलपर के एस्टिमेट को नहीं कह सकते कि आपने बहुत ही वर्स्ट वैल्यू दी है, क्योंकि अगर एक काम 10 दिन का होगा तो वो डेवलपर ऑटोमेटिकली उसको कह रहा होगा कि ये 6 या 7 मींस हमेशा बेस्ट केस को माइंड में रखते हुए वैल्यू दे रहा होगा. तो आप उसको और ज्यादा एक्सक्यूज नहीं कर सकते, उसको और ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते. कॉमन रीजन फॉर बीइंग ऑप्टिमिस्टिक आर, रीजन क्या है जिसकी वजह से हमारे डेवलपर्स बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं? वी विल बी मोर प्रोडक्टिव ऑन दिस प्रोजेक्ट देन वी वर ऑन द लास्ट प्रोजेक्ट. लास्ट प्रोजेक्ट में जो हमने काम किया था इस टाइम वो हम ज्यादा बेटर उससे कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है. A lot of things went wrong on the last project. Last project में बहुत सारी problems आए थे. Not so many things will go wrong for this project. इसलिए हम हमेशा best case ही consider कर रहे हैं. We have learned a lot of lessons that will allow us to finish this project much faster. So these are some common reasons due to which a developer can be too much optimistic. जी, यहाँ तक कोई सवाल? मैम ये अनफाउंडेड ऑप्टिमिज्म नहीं समझा. जी क्लास, कोई क्वेश्चन है? मैम ये अनफाउंडेड ऑप्टिमिज्म समझा देंगे. यस मैम, यही समझा था. कोई क्वेश्चन नहीं है, सब क्लियर है. अच्छा, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ. काइंडली जिसका नेम कॉल करूँ वो चैट पे अपनी स्टूडेंट आईडी सेंड कर दें. मैम आवाज आ रही है आपको? अब जो लोग नहीं भी होंगे मीटिंग में वो भी ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे. हेलो मिस. मैम आपको आवाज आ रही है हमारी? नहीं आ रही आई थिंक. सैयद मोहम्मद अली नकवी. मैम आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही है. आपने पूछा कि किसी का कोई सवाल है, तो हम 2 बंदों ने कहा कि अनफाउंडेड ऑप्टिमिज्म दोबारा रिपीट कर दें. आपने कहा शायद कोई सवाल नहीं, आप अटेंडेंस में मूव कर दें. हाँ, मुझे ये आवाज नहीं आई कि आप लोगों ने कोई क्यूरी की है. जी जी, तो क्वेरी की मैम, अनफाउंडेड ऑप्टिमिज्म दोबारा समझा. ठीक है, मैं दोबारा से अटेंडेंस लेके दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ. फवाद महमूद सिद्दीकी. फवाद महमूद सिद्दीकी. फैजान कुरैशी. मोहम्मद हसन अहमद. शाहजेब अजहर. अब्दुल हादी. ताहिर हुसैन. सैफुल्लाह अब्दुल सत्तार. मोहम्मद साद. हाफिज एहसन फारूकी. फसी अमजद. फसी अमजद. मोहम्मद फाहद. सबीन जफर. तलहा खान. पलवशा रमजान.
हारिस रहमान, मुबशिर अहमद खान, हसनैन साबिर, मलिहा खान, सैयद जाकिर अब्बास, नीहा आसिफ, अतिया शहबाज, मोहम्मद हमजा, आगा लारोश खान, आगा लारोश खान, ओके, उबैद खान, गुलाम मुर्तजा, गुलाम मुर्तजा, मैम उन्होंने शायद ड्रॉप कर दिया। अच्छा, एसएम गाजी, सैयद मोहम्मद रजा, अब्दुल राफे, खान कैसर, उजैर अली, उजैर अली। अच्छा, नोट कर लें, मेरे पास जो स्टूडेंट एब्सेंट आ रहे हैं उनमें आ रहे हैं गुलाम मुर्तजा एब्सेंट है, खान कैसर एब्सेंट है, और उसके अलावा मेरे पास हादी एब्सेंट है, अब्दुल हादी, और फसी अमजद एब्सेंट है। बाकी सब प्रेजेंट है। जी, हादी ने मुझे बताया था। अच्छा जी, कुछ क्यूरीज थी एक तरह की और शायद एक और स्टूडेंट की अनफाउंडेड। यस मैम हमारी थी, आपकी आवाज कम हो गई मैम। अच्छा, अब ठीक है आवाज? यस मैम सही। ओके, सो ऑप्टिमिज्म क्या है? हमने जब देखा कि हमारे पास, जैसे हम कह रहे होते हैं बेस्ट और वर्स्ट, उसी तरह ऑप्टिमिज्म या ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या है? बेस्ट वैल्यू। और वर्स्ट को हम कह रहे हैं पेसिमिस्टिक अप्रोच। ठीक है, जब हम कह रहे होते हैं ना किसी में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, हर चीज को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो हम उसको कह रहे होते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। ऑप्टिमिस्टिक मींस बेस्ट केस। और अगर हम किसी को कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है उसकी थिंकिंग में, कह रहे हैं ना इतना नेगेटिव नहीं सोचो, तो उसको हम कह रहे होते हैं पेसिमिस्टिक अप्रोच, कि हर चीज में नेगेटिव पहले सोचना। सो अगेन जब हम ऑप्टिमिस्टिक की बात कर रहे हैं, सो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच इज जब हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं, तो एस्टिमेट करते वक्त हमारे डेवलपर्स जो वैल्यू दे रहे हैं, सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अदर इट इज टू मच पॉजिटिव और टू मच नेगेटिव वैल्यू। सो यहाँ पे एक जो है वो रिसर्च हमें क्या शो कर रही है? रिसर्च हमें ये शो कर रही है कि बाय डिफॉल्ट जो डेवलपर्स हैं उनकी जो एस्टिमेट होते हैं वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच पे होते हैं। लेट सपोज कि मैं एक डेवलपर हूँ और अगर मुझे लग रहा है कि मुझे एक फीचर कंप्लीट करके देना है, और वो फीचर मेरे पास, यूजुअली उस फीचर का अगर हम नॉर्मल बात करें तो 1 वीक ड्यूरेशन है, 1 वीक पे वो फीचर कंप्लीट हो सकता है उसकी कोड। लेकिन मैं एज अ डेवलपर उस 1 वीक का अगर मुझसे एस्टिमेट लिया जाए कि आप कितने टाइम पे इसको कंप्लीट करके देंगे, तो मैं उसको कहूंगी कि ये 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स कि मैं क्या बेस्ट केस माइंड में रख के, एवरेज नॉर्मल उसका 7 डेज है, लेकिन मैं उसका बेस्ट केस क्या दे रही हूँ और किस बेसिस में मैं ये वैल्यू ऐसी दे रही हूँ? अनफाउंडेड ऑप्टिमिज्म के ये कुछ रीजन हो सकते हैं। वो रीजन क्या होंगे कि लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि इस ये जो फीचर मुझे डेवलप करना है जिसका ड्यूरेशन मैंने 5 डेज दिया है, जिसका नॉर्मल 7 है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं 5 डेज में करके दे दूंगी। द रीजन बिहाइंड दैट एस्टिमेट इज दैट कि मैंने इससे सिमिलर फीचर पे पहले काम किया हुआ है, नाउ मुझे इसका आइडिया है, तो मैं इस टाइम पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव होंगी। और क्या रीजन हो सकता है कि लास्ट प्रोजेक्ट जब मैंने ये फीचर डेवलप किया था उस टाइम पे बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम कर रही थी, मेरा सिस्टम सही नहीं चल रहा था, सॉफ्टवेयर सही से इंस्टॉल नहीं था, स्लो था सिस्टम, और हो सकता है मेरे माइंड में और भी बहुत ज्यादा मुझे प्रोजेक्ट अलॉट थे, तो मैं इस पे इतना काम नहीं कर सकी। नॉट सो मेनी थिंग्स विल गो रॉन्ग फॉर दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है, इसलिए मैं बहुत आराम से ये काम कर लूंगी। और वी हैव लर्न अ लॉट ऑफ लेसन। मैंने लास्ट प्रोजेक्ट से बहुत सारे लेसन लर्न किए हैं कि क्या क्या मेरी मिस्टेक्स थी। अब मैं उन मिस्टेक्स को दोबारा नहीं दोहराऊंगी, और ये काम पहले से भी जो है, जो टाइम हमने पहले जो इसको इम्प्लीमेंट किया था उससे भी पहले मैं कंप्लीट कर सकती हूँ। सो दैट इज द ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। सो यहाँ पे ये आपको क्या पॉइंट दे रहे हैं कि आपको कभी भी ये फेयर नहीं होना चाहिए कि जो आपका डेवलपर एस्टिमेट दे रहा है वो वर्स्ट केस दे रहा है।
बाय डिफॉल्ट आपका डेवलपर हमेशा जो एस्टिमेट दे रहा होगा वो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होगी। जी तलहा, क्लियर हो गया बेटा? एग्जैक्टली exactly. ठीक है, अभी तक क्या अप्रोच है कि हमारे जो पेपर है एग्जाम एवरेज जो अभी हमारे पास सिनेरियो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो के ऑन कैंपस होंगे, लेकिन बहुत सारे सिनेरियोज को माइंड में रख के लेट सपोज जैसे कल की क्लास भी कैंसिल हो गई है, रेनी वेदर भी है, कोविड भी दोबारा से फोर्थ वेरिएंट इंडियन वेरिएंट का भी सुनने में आ रहा है, तो बहुत सारे पॉसिबल चीजों को माइंड में रख के आपने एक वो किया कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के मे भी हमारा पेपर भी ऑनलाइन हो जाए। सो दैट इज ऑल्सो मतलब सॉर्ट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, बट एक्चुअल ऐसा मैम होता लेकिन ये है, फाउंडेड, मैम ये बट फाउंडेड होगी या अनफाउंडेड होगी? बट एक्चुअली ये ऐसा होता है या नहीं होता ये तो हमें उस टाइम पे जो उस डेट पे ही पता चलेगा कि क्या होता है। बट आपकी मतलब वो अगर मैम थिंक सॉरी वो लास्ट में ही हमें पता चलेगा अच्छा, एक चीज ये भी क्या होती है है। जब स्टूडेंट अपना पेपर देकर आता है तब भी वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ निकलता है, बहुत अच्छा गया है, ये भी लिखा है वो भी लिखा है वो, और जो मार्क्स हैं वो एक्चुअल जो उसकी अप्रोच जो माइंडसेट उसने सेट किया होता है वो वैसा नहीं आता यूजुअली, तो वो भी ये एक बात तो है। ऑप्टिमिस्टिक मैम अप्रोच जैसे ऐसा होता है मिस, बिल्कुल होता है ना ऐसा। बिल्कुल। लेकिन मैम एग्जाम्पल तो सही थी ना मेरी? हाँ, एग्जाम्पल आपकी सही थी, मतलब सही से समझ आ गया आपको टॉपिक। यस मैम बिल्कुल, रियल लाइफ सिनेरियो से कंपेयर किया ना मैम तो समझ में आ गया। जी बिल्कुल। जी क्लास, कोई और सवाल? नो मैम क्लियर है। नो मैम, आपकी आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है, अच्छा अब ठीक है। यस यस मैम। यस मैम। ओके जी। जी क्लास, यहाँ तक कोई और सवाल जो आप पूछना चाहें या जो आज अभी लेक्चर जितना हमने पढ़ लिया है उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन, कोई और क्यूरी? हाँ मैम फिलहाल नहीं। ओके अच्छा जी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक। अब जो हमारे जो टॉपिक रह गए हैं वो इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसमें ज़्यादा स्लाइड्स नहीं है, 8-10 स्लाइड्स हैं, तो वो टॉपिक कंप्लीट करके कोर्स हमारा होपफुली इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। जो टॉपिक हमारे पास रह गए हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी, सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट, उसके अलावा हमारे पास CMMI का एक टॉपिक रह गया है और हमारे पास रिव्यूज़ का टॉपिक रह गया है, तो टोटली 4 हमारे पास छोटे मैम छोटे आपकी वॉइस वॉइस जो है ना बहुत कम आ रही है, वो कम हो जाती है। ओके अब ठीक है। यस मैम। हैंड्स फ्री यस कुछ मैम। प्रॉब्लम कर रहे हैं? अच्छा हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हमारे अब जो टॉपिक्स रह गए हैं वो बहुत जो है वो हमारे पास छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, जो मेन जो हमारे पास कंटेंट्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वो हमने कवर कर लिए, जिसमें हमारे पास प्रोसेस मॉडल थे, कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन थी, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग थी, कोन ऑफ अनसर्टेनिटी, ये सारी चीज़ें हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारे पास टॉपिक रह गए हैं वो छोटे टॉपिक्स हैं, लाइक जिसमें 8-10 स्लाइड्स के 3-4 टॉपिक्स रह गए हैं। जो टॉपिक्स रह गए हैं उसमें सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, CMMI, रिव्यूज, और उसके अलावा एक टॉपिक हमारे पास और कौन सा रहा है, एक और टॉपिक है में भी जो रह गया है, हाँ रिपल इफेक्ट, वो भी रिव्यू से ही कनेक्टेड है, 1 या 2 स्लाइड है उसकी। सो क्लासेस हमारे पास कितनी हैं आज की क्लास की, अगर हाफ क्लास, तो वी हैव 2.5 क्लासेस। एक कल वाला हमारा मेकअप है, मंडे को स्केड्यूल क्लास है, और फिर हमारे पास एक हाफ पार्शियल क्लास आज की रह गई है। ठीक है, तो अगर कल तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है होपफुली इंशाल्लाह, तो फिर मंडे वाली क्लास में फिर आपकी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन वो पूरी क्लास टाइमिंग में 3 आवर्स में मैं कोशिश करूंगी कि वो कंप्लीट हो जाए, जो प्रोटोटाइपिंग और रिपोर्ट आपने मुझे सबमिट करवानी है।
ठीक ओके है। मैम। और इन केस अगर मैम कल तक हमारे कंटेंट कवर नहीं हो सकते तो फिर जो टॉपिक रह जाएगा वो मंडे को फर्स्ट स्लॉट तक मतलब ब्रेक से पहले कवर हो जाएंगे, और ब्रेक के बाद फिर आपकी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन और जो ग्रुप रह जाएंगे वो फिर ट्यूसडे को होंगे। अच्छा, क्विजेस मैंने लेने हैं, 2 क्विजेस और लेने हैं। अब आप मुझे क्विज का टाइम बता दें। एक मैं आपको सिनेरियो भी दे देती हूँ कि एक क्विज संडे को हो जाए हमारा, जो टाइम आपको कन्वीनियंट लगे, और एक हम कंडक्ट कर लें ट्यूसडे को। एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक कल हम ले लें, क्योंकि अगर कल क्विज होता है तो फिर कंटेंट कोर्स के कवर नहीं हो सकेंगे, फिर मंडे वाली क्लास में प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन नहीं होगी, फिर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन ट्यूसडे को सबकी स्केड्यूल होगी। लेकिन अगर आप संडे और एक क्विज ट्यूसडे को देते हैं तो कल हम अपने कोर्स कंटेंट कंप्लीट करके मंडे वाली क्लास में प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, और फिर ट्यूसडे को 1 घंटे का क्विज होगा, वो देके आप फारिग हो सकते हैं। मैम अगर कल आप पढ़ा के फिर 12 to 1 तक अगर आप क्विज देते हैं तो वो भी सही होगा। 9 से 12 क्लास और 12 से 1 क्विज, ऐसा भी हो सकता है। यस, या फिर मैम Please क्लास ऐसा में कर ले क्विज ले मिस। लीजिएगा, या फिर क्या हो सकता है? क्लास में क्विज ले लीजिएगा। हाँ, तो फिर वो अगेन मैंने आपको सिनेरियो बता दिया कि अगर क्लास में क्विज होगा तो क्लास के कंटेंट्स कवर नहीं हो सकेंगे। ज़ाहिर है 1 घंटे में हम 2 टॉपिक आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर मैं 1 घंटे का क्विज देती हूँ तो वो 2 टॉपिक फिर मंडे को जाएंगे। तो फिर नहीं प्रोजेक्ट मैम, आप ठीक है इवैल्यूएशन कल, ट्यूसडे को स्केड्यूल होगी फिर। मैम आप मैम कल फिर आप कल ऐसे ही की जो कर क्लास लें, है कल जो है वो 9 से 12 क्लास ले लें और फिर 12 और से एक क्विज कर लें। 12 से एक क्विज ले लें मैम, ये टाइम सही है। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्विज है, लास्ट क्विज, वो ट्यूसडे को स्केड्यूल हो जाएगा किसी भी टाइम, 1 अच्छा घंटे मिस, का। कल के क्विज में बता दे ठीक क्या है मैम, क्या ठीक आएगा। है। कल के क्विज में क्या-क्या आएगा? अच्छा, कल के क्विज में हम जो अभी मैम सॉफ्टवेयर आपकी क्वालिटी, आवाज बहुत स्लो हो गई है। कल के क्विज में आज हम जितना कुछ पढ़ लेंगे उसमें से मैं आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स बता दूंगी। आज जैसे सॉफ्टवेयर क्वालिटी और रिस्क मैनेजमेंट अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर आज जो हमने पढ़ा है वो फिर कल के क्विज में वही आएगा, कोन ऑफ अनसर्टेनिटी और सॉफ्टवेयर क्वालिटी मोस्ट प्रोबेबली। ओके मैम। मैम और आप असाइनमेंट का कह रहे थे, काइंडली वो भी अपलोड कर दिएगा। असाइनमेंट तो वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि क्या करना है आप लोगों ने असाइनमेंट में। अब नेक्स्ट ये रह गया कि असाइनमेंट का जो सबमिशन फोल्डर है वो मैं क्रिएट कर दूंगी। असाइनमेंट की डेडलाइन हम रख लेते हैं 22 मैंने की थी, 22 जुलाई। जी मैम। मैम फिर भी क्वेश्चन अपलोड करते हैं, मैम लेकिन ये जहन है से कि निकल जाता क्वेश्चन है। उसी हवाले से मैम मेरा भी सवाल है कि अगर हम जो असाइनमेंट हम बना रहे हैं, जी जी, हम उस असाइनमेंट को अपने अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक ही बना लें, तो वो और अच्छा हो जाएगा। यानी अगर हमारे लेकिन फिर प्रोजेक्ट आपको ये में करना पड़ेगा जो कि वो मंडे तक असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो उसमें ये होगा कि मैं वो वही जो असाइनमेंट का पोर्शन है, वो जो चेकलिस्ट है वो आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी ऐड ऑन कर दें। तो मैं वहीं से आपका प्रोजेक्ट की भी चेकिंग हो जाएगी और असाइनमेंट 3 की मार्किंग भी अपने पास नोट कर लूँगी। मुझे अलग से फिर आपका असाइनमेंट चेक नहीं करना पड़ेगा। और आपके जो एसआरएस है उसमें भी टेस्टिंग भी आ जाएगी, तो वो तो और वेल एंड गुड हो जाएगा। टेस्टिंग, कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट प्लान, प्रोडक्ट बैकलॉग, सब चीज़ें आपके एसआरएस में आ जाएंगी। मैम एसआरएस में क्या क्या चीजें देनी है ना, वो भी एक जगह एक फाइल में लिख के हमारे इतनी लिए जरा दफ़ा रख बता दें दिया है एलएमएस में। तनहा, इतनी दफ़ा बता दिया है कि तो अब तो रट जाना वो चाहिए। अच्छा चलो, अब हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी पढ़ते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी? सॉफ्टवेयर, अगेन हमने वही चीज़ देखी कि क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सॉफ्टवेयर में फील कैसे कर सकते हैं, थ्रू इट्स एग्जिस्टेंस। जब सॉफ्टवेयर रन होगा तो हम उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट की बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी सॉफ्टवेयर है या नहीं है। अगर 24/7 अवेलेबल है तो हम कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी 100%। अगर रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी क्या कि कोई एरर आया, कुछ टाइम के लिए डाउन हो गई एप्लीकेशन, डाउन होने के बाद कितनी जल्दी दोबारा से अप हो रही है, जितनी जल्दी अप हो रही है उतनी ज़्यादा रिलायबल है। फॉल्ट टॉलरेंस है या नहीं है, अगर एक एरर की वजह से डाउन हुई, नेक्स्ट टाइम वो एरर अगर दोबारा आता है आपकी उस एप्लीकेशन में, तो क्या वो उसको टॉलरेट कर सकती है? ठीक है। तो ये सारे एट्रीब्यूट जब हम किसी सॉफ्टवेयर को, ये सारे जो नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स हैं, और क्वालिटी हम यूजुअली जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर की नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स की क्वालिटी हम तब डिटरमाइन कर रहे होते हैं जब सॉफ्टवेयर जो है वो वर्किंग कंडीशन में होता है।
सॉफ्टवेयर क्वालिटी में इंक्लूड मैनी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। अगेन कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं विच कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड मे बी डिफाइंड एंड परसीव्ड डिफरेंटली बेस्ड ऑन पीपल्स डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर पर्सन के लिए जो डिफरेंट स्टेक होल्डर है उनके लिए क्वालिटी डिफरेंट होगी। अगर मैं डेवलपमेंट टीम के लिए बात करूं तो उनके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी, मेंटेनेबिलिटी, कि जो एप्लीकेशन हमने डिजाइन किया है हम उसको कितनी जल्दी मेंटेन कर सकते हैं। अगर मैं यूजर के पर्सपेक्टिव से बात करूं, जो एंड यूजर है उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी, अवेलेबिलिटी और लर्नेबिलिटी, कि वो कितनी जल्दी आपकी एप्लीकेशन को यूज कर सकता है। अगर मैं मार्केटिंग पर्सनल से बात कर के रिस्पेक्ट से बात करूं तो उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी, उसकी एडवर्टाइजिंग, कि उसकी सेल कितनी हो रही है, कितनी ज्यादा लोग उसको यूज कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं। तो हर डिफरेंट पर्सन्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी में वेरी। Correctness centered view of quality, that is high quality means none or few problems of limited damage to customers. हम जो एक्चुअल डेफिनेशन की अगर क्वालिटी की बात करें, सो वी कैन डिटरमाइन हाई क्वालिटी मींस कि हमारे प्रोजेक्ट में कम से कम प्रॉब्लम्स हैं और जब कस्टमर को हैंड ओवर करने के बाद जो डैमेज और डिफेक्ट है वो कम से कम हो। सो दैट इज द डेफिनेशन। और अगर हम IEEE की सॉफ्टवेयर क्वालिटी की डेफिनेशन की तरफ जाएं तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज द डिग्री टू विच अ सिस्टम, कंपोनेंट और प्रोसेसेस मीट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। The degree to which a system, component or processes meets customer or user needs or expectations. Frame 2.3 offers two alternative definitions of software quality held by the founders of modern quality assurance, Philip B. Crosby and Joseph M. Joran. Each definition reflects a different conception of software quality. ठीक है, एक क्या कह रहा है कि उसकी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए, वेरिफिकेशन, और दूसरा क्या कह रहा है कि वैलिडेशन हो, जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट्स दी हैं वो फिलफिल होनी चाहिए। और फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, मीट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स, कि उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए जो वेरिफिकेशन स्ट्रेटजी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन वर्ड हमने सुना आपने शायद पहले। Additional aspects of software quality are included in the definition suggested by Pressman, जिसकी बुक, टेक्स्ट बुक हम यूज कर रहे हैं, वो क्वालिटी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। Software quality is defined as conformance to explicitly stated functional and performance requirements, यानी कि आपकी वो सारी की सारी requirements कंफर्म होनी चाहिए जो explicitly आपके यूजर ने कही हैं कि ये सारे फीचर्स होने चाहिए, जो उसने अपनी जबान से खुद कहा, explicitly means खुद से बताया है आपको। एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, एक्सप्लिसिटली डॉक्यूमेंटेड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स, जो डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स हैं वो भी सारी एक्सप्लिसिटली डॉक्यूमेंट होना चाहिए। and implicit characteristics that are expected of all professionally developed software। और implicit क्या चीजें, जो चीजें आपके कस्टमर ने, आपके एंड यूजर ने नहीं कही लेकिन फिर भी वो किसी एप्लीकेशन को रन करने के लिए जरूरी होंगी, वो implicit है, वो आपने खुद से ऐड ऑन करनी होंगी। सो दैट इज कॉल्ड implicit means like सिक्योर होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए, आपका कस्टमर आपको नहीं बताएगा। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा तो उसके लिए टीचर, स्टूडेंट और एडमिन का अलग अलग लॉगिन होगा, दैट इज एन implicit रिक्वायरमेंट। वो आपको यूजर ना भी बताए तो आपको इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, मीटिंग एंड